हेलो एंड वेलकम टू लर्न विद हेमास क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 8 का हिंदी सब्जेक्ट और उसकी दूसरी इकाई का 7 चैप्टर स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अब ये जो है स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह एक स्लोगन है, एक नारा है जिसे दिया है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। इनका जो जन्म है वो हुआ था 1856 में दापोली में, रत्नागिरी जो कि महाराष्ट्र में आता है, और इनकी मृत्यु हुई थी 1920 में मुंबई महाराष्ट्र में। अगर हम बाल गंगाधर तिलक के बारे में बात करें तो आप सभी उनको जानते हैं, हिस्ट्री में आप सबने उनके बारे में बहुत पढ़ा है। फिर भी एक छोटा सा परिचय यहाँ पे मैं आपको दे देती हूँ कि वो एक शिक्षक थे, यानी कि एक टीचर थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, यानी कि सोशल रिफॉर्मर थे, सोशल वर्कर थे, एवं प्रसिद्ध वकील थे और एक बहुत ही फेमस लॉयर भी थे। वो पहले ऐसे देश के स्वतंत्र सेनानी थे, यानी कि फ्रीडम फाइटर, पहले ऐसे देश के फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स के सामने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड रखी थी, और वो भी बिना डरे। और उनके मन में जो है, ब्रिटिशर्स के मन में भी उन्होंने खौफ पैदा कर दिया था, मतलब डर पैदा कर दिया था कि ऐसे फ्रीडम फाइटर्स अगर और आ गए तो कहीं उनको देश छोड़ के भागना ना पड़े। और जन समाज ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी थी। जन समाज ने यानी कि आम लोगों ने, जिनके लिए वो काम करते थे, जिनके लिए वो लड़ते थे, तो उन सभी ने उन्हें लोकमान्य की पदवी दी थी। लोकमान्य यानी सभी लोगों ने उन्हें मान्यता दी थी। तो अब मैं शुरू करती हूँ इस चैप्टर को, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी आपसे यही है कि यदि आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए लर्न विद हेमा को, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे ज़रूर से शेयर कीजिए। मैं यद्यपि शरीर से बूढ़ा किंतु उत्साह में जवान हूँ। मैं युवावस्था के इस विशेष अधिकार को छोड़ना नहीं चाहता। अब लोकमान्य तिलक कहते हैं कि मैं शरीर से भले ही बूढ़ा हो चुका हूँ, यानी कि मेरा शरीर भले ही बूढ़ा हो चुका है, लेकिन मैं अभी भी मुझ में अंदर उतना उत्साह है जो किसी भी जवान इंसान में होता है। यानी कि वो बहुत ही उत्साही है। उत्साही यानी एनर्जेटिक, फुल ऑफ एनर्जी, एंथुजियाज्म। मैं युवावस्था के इस विशेष अधिकार को, और वो ये भी कहते हैं कि ये जो विशेष अधिकार है जो युवावस्था में ही पाया जाता है, मैं इस अधिकार को छोड़ना नहीं चाहता। यानी अपने बुढ़ापे में भी मैं इस अधिकार को अपने साथ रखना चाहता हूँ। यानी अपने बुढ़ापे में भी मैं उतना ही एक्साइटेड रहना चाहता हूँ जितना कोई भी जवान रहता है। और इसी विचार शक्ति को सबल बनाने से इनकार करना, यह स्वीकार करने के समान होगा कि मुझे इस प्रस्ताव पर बोलने का कोई अधिकार नहीं। और ये जो मेरा विशेष अधिकार है, यह मानना कि मुझ में आज भी उतना ही उत्साह है, उतना ही एक्साइटमेंट है, ये मैं इनकार नहीं करना चाहता हूँ इस सोच से कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ और अभी भी उत्साही रहना चाहता हूँ। इस सोच से मैं इनकार नहीं करूँगा, क्योंकि यदि मैंने इस सोच से इनकार किया तो इसका मतलब मैं आज जो आपके सामने बोलने वाला हूँ वह बोलने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। आई डोंट हैव एनी राइट टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू इफ आई डिनाई द राइट्स टू बी एनर्जेटिक। मतलब अपने मन को सबल बनाना ना, ताकतवर बनाना। तो वो चाहता है कि बुढ़ापे में भी वो अपने मन को ताकतवर बनाए, और इस बात से वे पूरी तरह से सहमत है कि बुढ़ापा होने के बावजूद वो उतने जवान उत्साही विचार वाले हो सकते हैं। अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ वह चिर युवा है। यानी कि अब ये लोकमान्य तिलक जो अपने भाषण में कह रहे हैं कि मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो बिल्कुल ही युवा बात है, मतलब एक युवा के मुख से ही आपको सुनने को मिल सकती है। शरीर बूढ़ा जर्जर हो सकता है और नष्ट भी हो सकता है, परंतु आत्मा अमर है। अब वो कहते हैं कि शरीर जो है, हमारा बॉडी जो है, वो भले ही बूढ़ा हो जाए, जर्जर हो जाए, यानी कि ढीला पड़ जाए, है ना। बुढ़ापे में बहुत बार ऐसा होता है कि हम झुक जाते हैं बुढ़ापे में, तो भले ही बूढ़ा हो जाए, जर्जर हो जाए, चाहे नष्ट भी हो जाए, यानी हम मर भी जाए, हमारा शरीर खत्म भी हो जाए, लेकिन जो आत्मा है वह हमेशा अमर रहेगी, अमर है। उसी प्रकार हमारी होम रूल गतिविधियों में भले ही सुस्ती दिखाई दे, उसके पीछे छिपी भावना अमर एवं अविनाशी है। अब लोकमान्य तिलक ने होम रूल मूवमेंट चालू किया था इंडिया में। होम रूल मूवमेंट यानी अपने कंट्री को खुद रूल करना। ये मूवमेंट वो कह रहे हैं, अब होम रूल मूवमेंट के बारे में लोकमान्य तिलक यहाँ पे बता रहे हैं कि हमारे होम रूल के जो कामकाज है वो भले ही थोड़े ढीले पड़ गए हैं, यानी कि ढील पड़ गई है उनमें, वो थोड़े धीमे गति से चल रहे हैं, यानी स्लो स्पीड से वो प्रोग्रेस कर रहे हैं होम रूल के जो भी इवेंट्स हैं। लेकिन होम रूल मूवमेंट चालू करने के पीछे जो हमारी भावना है, जो हमारी फीलिंग्स है, वो
बिल्कुल अमर है और अविनाशी है। अमर यानी कि हमेशा हमेशा रहने वाली वो फीलिंग, वो कभी भी नष्ट नहीं होगी। अविनाशी का मतलब है कभी भी नष्ट नहीं होगी। वही हमें स्वतंत्रता दिलाएगी, और हमारी यही फीलिंग्स जो है हमारे अंदर की, वही हमें स्वतंत्रता दिलाएगी। ये एकदम सीधी बात है। यहाँ पे लोकमान्य तिलक ने बिल्कुल सही कहा है। अगर आपके मन में आपने सोच लिया है, दृढ़ निश्चय कर लिया है, तो आपको वो काम करने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो बिल्कुल वैसे ही जो भावना उनके अंदर छुपी थी होम रूल मूवमेंट चालू करने के वक्त, वही भावना उन्हें स्वतंत्रता दिला सकती है। आत्मा ही परमात्मा है, और मन को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक वह ईश्वर से एकाकार न हो जाए। अब ये कहते हैं कि आत्मा ही परम आत्मा है, यानी कि सबसे सुप्रीम सोल है। उनकी सोल जो है सबसे सुप्रीम सोल है, और मन को तब तक शांति नहीं मिलेगी। यानी हमारा मन बेचैन रहता है ना, कभी कभी हमारे मन चाहा काम नहीं होता है तो मन बेचैन हो जाता है, रेस्टलेस हो जाता है। तो वो यही कहना चाह रहा है कि हमारे मन को तब तक शांति नहीं मिलेगी, तब तक हम एट ईज नहीं हो पाएंगे, जब तक हमारी जो आत्मा है वह ईश्वर से एकाकार न हो जाए, यानी हमारी आत्मा जो है उस परमात्मा से ना मिल जाए। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और वो ये भी कह रहे हैं कि स्वराज्य यानी कि इंडिपेंडेंस इज माय बर्थ राइट, जन्मसिद्ध अधिकार है। यानी कुछ राइट्स जो है हमें हमारे जन्म से मिलते हैं, और वो हमसे कोई नहीं छीन सकता। जब तक वह मेरे भीतर जागृत है, मैं बूढ़ा नहीं हूं। और ये सोच जब तक मेरे अंदर जागृत है, जब तक मेरे अंदर ये सोच जिंदा है, तब तक इस भावना से मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। मैं बूढ़ा नहीं हो सकता। कोई हथियार इस भावना को काट नहीं सकता। यानी मेरी इस फीलिंग्स को किसी भी हथियार से काटा नहीं जा सकता है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से आप काट नहीं सकते इसे, कोई आग से इसे जला नहीं सकता है। यानी मेरी इस भावना को कोई किसी भी तरीके से नष्ट नहीं कर सकता है। यानी ना काट सकता है, ना जला सकता है, ना कोई भिगा सकता है, और ना ही कोई हवा इसे सुखा सकती है। यानी किसी भी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती है इनके फीलिंग्स को। मैं उससे भी आगे बढ़कर कहूंगा, और इतना ही नहीं, मैं उससे भी आगे बढ़कर कहूंगा, यानी इससे भी ज्यादा, और मैं अगर कहूं तो कोई सीआईडी पुलिस इसे पकड़ नहीं सकती। इंसानों को पकड़ सकती है, लेकिन हमारे अंदर जो छुपी भावना है उसे वो पकड़ नहीं सकेगी, उसे वो दबोच नहीं पाएगी। हमें फांसी दे सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर की फीलिंग्स को वो कभी भी मार नहीं पाएंगे। मैं इसी सिद्धांत की घोषणा पुलिस अधीक्षक जो मेरे सामने बैठे हैं उनके सामने भी करता हूँ, कलेक्टर के सामने भी जिन्हें इस सभा में आमंत्रित किया गया था, और आशुलिपि लेखक जो हमारे भाषणों के नोट्स लेने में व्यस्त है के सामने भी। अब ये जो बात है ना कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये उनका सिद्धांत है। सिद्धांत यानी रूल्स, प्रिंसिपल्स। तो वो कहते हैं कि मैं अपने सिद्धांतों की घोषणा उन सभी के सामने करता हूँ जो यहाँ उपस्थित है, जो यहाँ प्रेजेंट है, जो मेरा भाषण सुन रहे हैं। उनमें से एक है पुलिस अधीक्षक यानी कि पुलिस ऑफिसर, जो ठीक लोकमान्य तिलक के सामने बैठे थे, और दूसरे थे कलेक्टर, वो भी वहीं पर बैठे थे, और तीसरे जिनकी बात की है उन्होंने, वो है आशुलिपि लेखक। आशुलिपि यानी शॉर्ट हैंड राइटर, शॉर्ट हैंड टाइप राइटिंग बोलते हैं, जो मतलब फास्ट नोट्स लेते हैं, शॉर्ट स्टेनोग्राफी भी बोलते हैं इसे, आशुलिपि लेखक। और वो आशुलिपि लेखक का क्या काम रहता है, जो भी भाषण दिए जाते हैं उन्हें फटाफट वो कवर करते हैं, लिखते हैं, नोट्स लेने में वे व्यस्त थे। यानी कि इन सभी तीनों के सामने उन्होंने ये घोषणा की थी। क्या घोषणा की थी? कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो कौन तीन इंसान थे? एक था पुलिस अधीक्षक, दूसरे थे कलेक्टर, और तीसरे थे आशुलिपि लेखक। हम स्वशासन चाहते हैं और हमें मिलना ही चाहिए। वो ये भी कहते हैं हम स्वशासन चाहते हैं। स्वशासन मतलब सेल्फ रूल। हम अपनी कंट्री को खुद रूल करना चाहते हैं, और वो हमें मिलना ही चाहिए, क्योंकि हम इस कंट्री के सिटीजन हैं, तो हमें हमारी कंट्री को रूल करना मिलना ही चाहिए। जिस विज्ञान की परिणति स्वशासन में होती है वह राजनीति विज्ञान है। यानी कि जो साइंस हम सेल्फ रूल के टाइम पे डेवलप करेंगे, वही एक्चुअली देखा जाए तो पॉलिटिकल साइंस होगी, और वो नहीं जो डेवलप हो रहा है हमारी गुलामी के दौरान, उसे हम पॉलिटिकल साइंस नहीं कहेंगे, पॉलिटिक्स नहीं कहेंगे। राजनीति का विज्ञान इस देश के वेद है,
और जो राजनीति है, पॉलिटिक्स है, उसका साइंस जो है यानी कि पॉलिटिकल साइंस, वो इस देश का वेद है। वेद यानी कि लिटरेचर। आपके पास एक आत्मा है और मैं केवल उसे जगाना चाहता हूं। तो एकदम मोटिवेशनल स्पीच ये दे रहे हैं लोकमान्य तिलक। वो कह रहे हैं लोगों से कि आपके पास एक आत्मा है। अब ऑफ कोर्स सभी इंसानों के पास एक ही आत्मा होगी, एक शरीर एक आत्मा। तो वो कह रहा है कि आपके पास एक आत्मा है और मैं उसी आत्मा को जागृत करना चाहता हूँ, उसे ही अवेकन करना चाहता हूँ। मैं उस पर्दे को हटा देना चाहता हूँ जिसे अज्ञानी, कुचक्री और स्वार्थी लोगों ने आपकी आंखों पर डाल दिया है। तो कौन से पर्दे को हटाना चाहता है? मतलब हमारे ये बात एक मुहावरा भी है, कहावत भी है, पर्दे को हटा देना, यानी कि जो झूठ का नकाब होता है उसे हटाकर सच्चाई सामने लाना, उसे कहते हैं। तो यानी ये कह रहे हैं, लोकमान्य तिलक जी कह रहे हैं कि वो हमारे आंखों पर से उस पर्दे को हटा देना चाहते हैं जिसे अज्ञानी, कुचक्री और स्वार्थी लोगों ने हमारी आंखों पर डाल रखा है। अज्ञानी मतलब जिसे ज्ञान का बोध नहीं, सही गलत का बोध नहीं। कुचक्री यानी जो गलत राय देने वाले होते हैं या गलत समझने वाले होते हैं। और स्वार्थी लोग यानी कि जो सिर्फ अपना भला देखते हैं, दूसरों के लिए वो भले ही कड़वाहट से भरा हो या तकलीफदायक हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे लोग, अज्ञानी, कुचक्री और स्वार्थी लोग, इन्होंने हमारी आंखों पर पर्दा डाल रखा है और वो उस पर्दे को हटाना चाहते हैं। कौन हटाना चाहते हैं? लोकमान्य तिलक। अब लोकमान्य तिलक का ये भी कहना है कि राजनीति के विज्ञान के दो भाग है। राजनीति के विज्ञान के दो भाग यानी पॉलिटिकल साइंस जो है वो दो पार्ट्स में बटा हुआ है। पहला देवी और दूसरा राक्षसी, ये आपको ऑब्जेक्टिव में आता है। तो दो भाग कौन सा है? पहला देवी और दूसरा राक्षसी। एक राष्ट्र की दासता दूसरे भाग में आती है। अब एक राष्ट्र की दासता दूसरे भाग में आती है, दूसरा भाग यानी राक्षसी भाग में आती है। राष्ट्र मतलब नेशन, दासता मतलब स्लेवरी। तो एक नेशन की स्लेवरी जो है वो राक्षसी भाग में आती है। राजनीति विज्ञान के राक्षसी भाग का कोई नैतिक औचित्य नहीं हो सकता। और ऐसे किसी भी राजनीति विज्ञान का मतलब किसी भी पॉलिटिकल साइंस के राक्षसी भाग का, यानी कि अगर ये सेकंड पार्ट में अगर कोई पॉलिटिकल साइंस अगर किसी भी स्टेज पर है सेकंड भाग में यानी राक्षसी भाग में, तो उसका कोई भी नैतिक औचित्य नहीं हो सकता। अब नैतिक औचित्य मैं आपको बताती हूँ। नैतिक यानी एथिकली और औचित्य यानी करेक्ट। एथिकली करेक्ट नहीं हो सकता है यानी कि लीगली हम बोल सकते हैं या मॉरली बोल सकते हैं वो सही नहीं हो सकता या जो उपयुक्त नहीं होता है। तो कोई भी राजनीति विज्ञान यानी कि कोई भी पॉलिटिकल साइंस के राक्षसी भाग यानी कि जो सेकेंड पार्ट है वो किसी भी तरीके से सही नहीं हो सकता है। सिंपल वर्ड्स में ये है। एक राष्ट्र जो उसे उचित ठहराता है ईश्वर की दृष्टि में पाप का भागी है। यानी कोई राष्ट्र अगर उसे उचित ठहराता है, राक्षसी वृत्ति को उचित ठहराता है, दासता को उचित ठहराता है, तो यानी वो ईश्वर की दृष्टि में पाप का भागी है। अब कौन सा राष्ट्र इसे उचित ठहराता है? ऑफ कोर्स ब्रिटिशर्स, क्योंकि ब्रिटिश हमें दास बना के रखे थे उस वक्त। तो उनके लिए तो वो सही था दासता रखना, लेकिन हमारे लिए वो गलत था, इसीलिए ईश्वर की दृष्टि में वो पाप के भागी थे। कुछ लोगों में उस बात को बताने का साहस होता है जो उनके लिए हानिकारक है और कुछ लोगों में यह साहस नहीं होता। अब लोकमान्य तिलक कहते हैं कि कुछ लोग ऐसी बातें करने का साहस रखते हैं जो उनके लिए हानिकारक है, लेकिन कुछ लोगों में ये साहस नहीं होता है। साहस यानी ब्रेवरी, करेज। कई बार हमें सच्चाई बताने में डर लगता है कि अगर सच बताने पर उन्होंने हम पर हमला कर दिया, हम पर नाराज हो गए तो क्या होगा। लोगों को इस सिद्धांत के ज्ञान से अवगत कराना चाहता हूं कि राजनीति और धर्म शिक्षा का एक अंग है। अब लोकमान्य तिलक जी ये भी कह रहे हैं कि वे लोगों को इस सिद्धांत के ज्ञान से, इस उसूल के ज्ञान से, मतलब इस प्रिंसिपल के ज्ञान से अवगत कराना चाहते हैं। अवगत कराना यानी रूबरू कराना, पहचान कराना। किससे पहचान कराना चाहते हैं? सिद्धांतों से यानी प्रिंसिपल से, यानी कि उसूलों से। वे हमें अवगत कराना चाहते हैं कि राजनीति और धर्म शिक्षा का एक अंग है, कि राजनीति यानी पॉलिटिक्स और धर्म यानी रिलीजन, ये दोनों ही एजुकेशन का एक पार्ट है। धार्मिक और राजनीतिक शिक्षाएं भिन्न नहीं है, चाहे वो रिलीजियस हो या पॉलिटिक्स हो। इनसे रिलेटेड जो भी एजुकेशन है वो अलग नहीं है, यद्यपि विदेशी शासन के कारण वे ऐसे प्रतीत होती है। लेकिन क्योंकि फॉरेन रूल यहाँ पर है, इसीलिए हमें ये रिलीजियस और पॉलिटिकल साइंस दोनों
एजुकेशन जो है, रिलीजियस और पॉलिटिकल एजुकेशन, दोनों अलग अलग लगते हैं। एक्चुअल में ये दोनों एक ही है। और ये हमें अलग क्यों रखते हैं? क्योंकि हमारे कंट्री पर फॉरेन कंट्रीज का रूल है, इसीलिए वो हमें अलग ऐसे दिखाई देते हैं, जान पड़ते हैं, लेकिन है वो एक ही। रिलीजियस और पॉलिटिकल एजुकेशन एक ही है। राजनीति के विज्ञान में सभी दर्शन समाये हैं, और राजनीति के विज्ञान में सभी दर्शन समाये हैं। दर्शन का मतलब यहाँ मैं आपको बता दूं, ज्ञान या बोध। तो राजनीति के विज्ञान में सभी ज्ञान यहाँ पे समाया हुआ है। इस विज्ञान में सारा ज्ञान आ जाता है। इंग्लैंड भारत की सहायता से बेल्जियम जैसे छोटे से देशों को संरक्षण देने का प्रयास कर रहा है, फिर वह कैसे कह सकता है कि हमें स्वशासन नहीं मिलना चाहिए? अब इंग्लैंड खुद जो है बेल्जियम जैसे छोटे से देश को बचाने के लिए भारत की सहायता ले रहा है, यानी हमारे कंट्री की हेल्प ले रहा है। क्यों? क्योंकि बेल्जियम जैसे शहर को उन्हें बचाना है या संरक्षण देना है, सपोर्ट करना है, शेल्टर देना है। तो फिर वो कैसे कह सकता है कि हमें स्वशासन नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि वो खुद भी तो हमारी हेल्प ले रहा है। तो हम हमारी हेल्प खुद नहीं कर सकते जब हम दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। जो हम में दोष देखते हैं वे लोभी प्रकृति के लोग हैं, परंतु ऐसे भी लोग हैं जो परम कृपालु ईश्वर में भी दोष देखते हैं। अब अगर वो लोग हम में दोष देखते हैं, मतलब हम में कोई गलतियां उनको नजर आती है कि हम किसी काबिल है या नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो बहुत ही ग्रीडी है, बहुत ही लोभी प्रकृति के हैं, यानी कि ग्रीडी नेचर वाले लोग हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो गॉड को ही गलत कहते हैं कि गॉड जो है वो ही गलत है, उनमें ही सारा दोष है, गॉड के वजह से ही ये सब हो रहा है। तो ऐसे भी लोग हैं, ऐसे नेचर वाले भी लोग हैं। हमें किसी बात की परवाह किए बिना अपने राष्ट्र की आत्मा की रक्षा करने के लिए कठोर प्रयास करने चाहिए। तो यहाँ पर सिंपल वर्ड्स में उन्होंने कहा है कि कोई कुछ भी सोचे, कोई कुछ भी कहे, हमें किसी का भी बात पर ध्यान नहीं देना है, और हमें सिर्फ और सिर्फ अपने कंट्री की आत्मा की रक्षा करने के लिए, मतलब हमारे कंट्री को पूरी तरीके से बचाने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, चाहे जो भी स्टेप्स उठाने पड़े, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट स्टेप्स उठाने पड़े या डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रोसेस करना पड़ा, तो भी हमें करना चाहिए। हमें उससे पीछे नहीं हटना चाहिए अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करने से। अपने उस जन्म सिद्ध अधिकार की रक्षा में ही हमारे देश का हित छिपा हुआ है। तो ये जो उन्होंने कहा था ना, जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो ये जो उनका जन्म सिद्ध अधिकार है, उसकी रक्षा करने में ही देश का हित छुपा हुआ है। यानी यदि हम हमारे जन्म सिद्ध अधिकार की रक्षा करेंगे तो ही हमारे देश का भी भला होगा। कांग्रेस ने स्वशासन का यह प्रस्ताव पास कर दिया है, और अब वो बात कर रहे हैं कि कांग्रेस ने भी सेल्फ रूल का ये जो सजेशन रखा गया था वो उन्होंने पास कर दिया है। प्रांतीय सम्मेलन कांग्रेस की ही देन है। अब प्रांतीय सम्मेलन क्या? प्रांत यानी स्टेट वाइज जो मीटिंग्स होती है, सम्मेलन यानी कि मीटिंग्स, गैदरिंग्स कांग्रेस पार्टी की, तो ये कांग्रेस की ही देन है स्टेट वाइज मीटिंग्स होना, जो उसके आदेशों का पालन करता है। और ये कमिटीज जो है कांग्रेस के जो भी आदेश रहते हैं उनको फॉलो करते हैं। इस प्रस्ताव को लागू कराने हेतु कार्य करने के लिए हम कृत संकल्प हैं, और ये जो प्रस्ताव है, सजेशन है, इसे हमें इम्प्लीमेंट करना है, और इसी के लिए हम ये काम कर रहे हैं, और इसी के लिए हम कृत संकल्प है। हम फर्मली डिटरमाइंड है कि हम अपने आप से ये कसम खाते हैं, ये प्रॉमिस करते हैं कि हम हमारे कंट्री को पूर्ण फ्रीडम दिलवा के रहेंगे, फुल इंडिपेंडेंस दिला के रहेंगे, चाहे ऐसे प्रयास हमें मरुभूमि में ही क्यों ना ले जाए, और ऐसा करने में चाहे हमें डेजर्ट में ही क्यों ना रहना पड़े, डेजर्ट तक ही क्यों ना ले जाए, मरुभूमि यानी डेजर्ट, चाहे हमें अज्ञातवास में रहना पड़े, चाहे हमें सीक्रेट हैबिटेट में ही क्यों ना रहना पड़े, चाहे हमें कितने ही कष्ट उठाने पड़े, या अंत में चाहे जान ही गंवानी पड़े, तो चाहे जितने भी डिफिकल्टीज आए, हमें जितने भी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े, या चाहे हमें हमारी लाइफ से भी हाथ धोना पड़े। और वो एग्जाम्पल दे रहे हैं, श्री रामचंद्र ने ऐसा किया था। श्री रामचंद्र भी अपने देश से चले गए थे। उस प्रस्ताव को केवल तालियां बजाकर पास न कराए, बल्कि इस प्रतिज्ञा के साथ कराए कि आप उसके लिए काम करेंगे। तो मेरा ये जो प्रस्ताव है कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और उसे पाने के लिए हमें जो बन पड़ता है वो हमें करना है, तो ये जो हमारा प्रस्ताव है
स्वराज्य पाने के लिए। तो इसे सिर्फ हमें तालियां बजाकर इस प्रस्ताव को पास नहीं करना है, हमें जो भी हो सकता है हमें वो प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम जो भी हमसे बन पड़ेगा हम इस कार्य में उसके लिए काम करेंगे। हम सभी संभव संवैधानिक और विधि सम्मत तरीकों से स्वशासन की प्राप्ति करने के लिए कार्य करेंगे, और जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगली कानूनन जो बोल सकते हैं तरीके हैं, हम उन्हीं तरीकों से सेल्फ रूल या फिर फ्रीडम पाने की कोशिश करेंगे, उसी लाइन में कार्य करते रहेंगे। तो संवैधानिक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल, जो हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, और विधि सम्मत यानी लीगली कानूनन, उन्हीं तरीकों से हम हमारे लिए सेल्फ इंडिपेंडेंस की प्राप्ति करेंगे। जॉर्ज ने खुलकर स्वीकार किया है कि भारत के सहयोग के बिना इंग्लैंड अब चल नहीं सकता है। और जॉर्ज वहां के प्राइम मिनिस्टर इंग्लैंड के, तो वो ये भी कह रहे हैं कि जो जॉर्ज है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, उन्होंने तो ये भी एग्री कर लिया है कि वो भारत के सपोर्ट से ही जी रहे हैं, यानी कि भारत उनको सपोर्ट कर रहा है इसलिए वो जी रहे हैं। तो वो किस तरह से हमें रूल करने का हक रखते हैं? अगर हम उनसे सपोर्ट लेते तो समझ में आता कि वो हम पर रूल कर रहे हैं, लेकिन वो हमसे सपोर्ट ले रहे हैं तो वो हमें कैसे रूल करेंगे? उल्टा हमें उनको रूल करना चाहिए। 5000 वर्ष पुराने एक राष्ट्र के बारे में सारी धारणाएं बदलनी होगी। अब हमारा जो राष्ट्र है वो 5000 वर्ष पुराना है, और इस राष्ट्र के बारे में लोगों की जो राय है उस राय को हमें बदलनी है। फ्रांसीसी रणभूमि में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश सैनिकों की जान बचाकर अपनी बहादुरी का परिचय दिया है। जब फ्रांस के साथ में लड़ाई हुई थी इंग्लैंड की, तो फ्रांस की भूमि पर ही इंग्लैंड को सपोर्ट किया था इंडियन सोल्जर्स ने, और इनफैक्ट इंग्लैंड के सोल्जर्स को बचाया भी था, ऑफिसर्स को, इंडियन सोल्जर्स ने अपनी ब्रेवरी से। तो जब उन्होंने फ्रांस के लैंड पर, फ्रांसीसी रणभूमि यानी फ्रांस के लैंड पर इतनी ब्रेवरी दिखाई, इतना करेज दिखाया, तो क्या हम हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस नहीं दिलवा सकते? तो हमें उन्हें बता देना चाहिए कि हम 30 करोड़ भारतीय साम्राज्य के लिए अपनी जान भी देने को तैयार है। तो अंत में वो एक लाइन कह रहे हैं लोकमान्य जी कि हमें उन्हें बता देना चाहिए। किन्हें बता देना चाहिए? ब्रिटिशर्स को बता देना चाहिए कि हम जो 30 करोड़ भारतीय साम्राज्य है, यानी कि 30 करोड़ का ये जो हमारा देश बना हुआ है, ये हमारा राज्य जो बना हुआ है, उसके लिए हम अपनी जान भी देने के लिए तैयार है। दैट मीन्स वी आर रेडी टू डाई फॉर दैट, बट हम उसे हासिल करके रहेंगे। तो बहुत ही मोटिवेशनल ये स्पीच था। अब मैं सीधे चलती हूँ इसके आंसर्स की तरफ। अब मैं आंसर्स रीड नहीं करूंगी, थोड़े थोड़े टाइम के लिए सारे पेजेस रखूंगी, आप लोग देख सकते हैं और लिख सकते हैं। ऊपर क्वेश्चंस थे, यहां पर नीचे आंसर्स है।